हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के इतिहास के सभी चैप्टर का एमसीक्यू, जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप इसे कैसे याद कीजिएगा ये मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे लॉजिक लगा करके आप चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है हमारा अतीत, दूसरा है कब, क्या, कहाँ और कैसे, तीसरा है प्रारंभिक समाज, चौथा है प्रथम कृषक एवं पशुपालन, पांचवा प्रारंभिक शहर, प्रथम नागरिक, जीवन के विभिन्न आयाम, प्रारंभिक राज्य, नए प्रश्न यानी नवीन विचार, प्रथम साम्राज्य, शहरी एवं ग्राम्य जीवन, सुदूर प्रदेशों से संपर्क, नए साम्राज्य एवं राज्य, संस्कृति और विज्ञान और हमारे इतिहासकार। तो ये है संपूर्ण पाठ। और चलिए हम लोग देखेंगे पार्ट वाइज एमसीक्यू। तो पहला पाठ का पहला प्रश्न है, मनुष्य, पशु एवं पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो देखिए, कार्बन डेटा जो होता है यानी कार्बन 14, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, C12, C13 और C14। तो किसी भी अवशेष का समय निर्धारण करने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है कार्बन 14। तो देखिए, समय निर्धारण में C14 कैसे याद रखिएगा, C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा मनुष्य, पशु एवं पौधों के अवशेष की प्राचीनतम का निर्धारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किससे निर्धारण होता है, तो C14 से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो देखिए, बीच, अब बीच में से ब हटा दीजिएगा तो हो जाएगा विंध्य। तो बीचों बीच कौन, देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यानी बीचों बीच। तो बीचों बीच, ब में से एक पाई हटा दीजिएगा तो विंध्य पर्वत। कैसे याद रखिएगा, विंध्य पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम और मेहरगढ़। तो देखिए, चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, चावल से शराब भी बनाया जाता है। तो चावल का जब शराब बनेगा तो पी कर ढिमला जाएगा, पी कर क्या होगा, ढिमला जाएगा। तो कोल्डिहवा आंसर क्या याद रखिएगा, कोल्डिहवा। चलिए अगला देखिए, इसमें अब देखेंगे दूसरे चैप्टर का हम नेक्स्ट चैप्टर है जिसका प्रश्न हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। तो देखिए, मध्य एशिया यानी तो मध्य प्रदेश, मध्य में लोग ज़्यादा रहेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से सबसे अधिक मिला है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो मध्य में लोग ज़्यादा रहते हैं तो मध्य प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे। तो स्टोन एज में यानी पत्थर के ही औजार बने होते थे, इसी से लोग शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे। तो किसके औजार ज़्यादा बने होते थे, पत्थरों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो पैसरा मुंगेर, जो शिक्षा के मामले में सबसे कम यानी सबसे कम शिक्षित जिला कौन है, तो मुंगेर, पूर्णिया। वो कौन है, मैं फिर मिस्टेक कर रहा था, पूर्णिया। जो नहीं पढ़ेंगे, पूरी के फेर में पढ़े रहेंगे तो पूर्णिया। और आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो कहिएगा मुंगेर में। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल।
तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया। देखिए पाषाण में कितने वर्ड है? 3, और कितने भागों में इसे बांटा गया है? तो 3। ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। ये देखिए कुछ साक्ष्य आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, छपरा जिला, जहाँ चिरांद एक जगह है जहाँ पे अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यह सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी और नगरी सभ्यता थी। इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन से वस्तु कहाँ से मिला है ये देख लीजिए। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर के निशान, ये कहाँ? तो मेहरगढ़। देखिए कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दोनों जगह से चावल और जानवर के खुर का निशान और जानवर के हड्डियों का निशान। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में। गेहूँ, चना, जौ और कुछ पत्थरों के औजार, छोटे छोटे औजार, तो कहाँ से? चिरांद यानी बिहार। याद रखिएगा पाषाण काल का ये जो एक अवशेष है कहाँ से मिलता है? तो चिरांद, बिहार के चिरांद यानी छपरा जिले से। नेक्स्ट, काला चना, ज्वार, बजरा, भेड़, सुअर, ये कहाँ से? तो पयमपल्ली, आंध्र प्रदेश से। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। गेहूँ याद रखिएगा कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। चावल तो आप ये कोल्डिहवा याद रखिएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर का प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले सबसे वफादार कौन होता है? इंसान से वफादारी कौन करता है? तो डॉग यानी कुत्ता। तो सबसे पहले इंसान ने पालतू किस जानवर को बनाया? तो कुत्ता को। आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान ने सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? तो कुत्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अभी अभी आपने देखा था उसमें, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। देखिए कैसे याद रखिए, गेहूं का आटा जो होता है उससे रोटी कौन बनाती है? मेहड़ी बनाती है, यानी वाइफ बनाती है। देखिए अब तो यहाँ तो हम ही बनाते हैं, पुरुष भी बनाते हैं बाहर रहते हैं तो। और कलयुग है, कहीं आप ही लोगों को ना बनाना पड़े, सब लोग तो मैडम हो गई हैं। तो जो लोग नहीं बनाएंगे उनको भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग बनाना सीख जाइए। लेकिन आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, मेहरी रोटी बनाएंगी तो गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी, तो कौन बनाएंगे? मेहर। तो ये मेहरगढ़। आगे देखते हैं, चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिलता है? तो चावल का प्रमाण भारत में कोल्डिहवा से मिलता है, क्योंकि मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है। तो देखिए प्रश्न कितना अच्छा बोल दिया है, भारत में। तो ये कोल्डिहवा यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं, तो इस चैप्टर का प्रश्न समाप्त हो गया। अगले चैप्टर पे चलिए एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं कि कौन से जगह का खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख जगह हैं जो कहाँ है और इनकी खोज कब हुई थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा जगह का खोज हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि रावी नदी के तट पे है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, अन्नागार, स्नानागार यहीं से प्राप्त होता है, और इसे राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक 1 साल बाद, ये सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा, कालीबंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। तो ये कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। ब्रजवासी लाल ने इसे खोजा था 1961 में घग्गर नदी के किनारे। लोथल, देखिए यहीं पे मात्र एक बंदरगाह खोजा गया था, बंदरगाह था, और इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे किया था। और लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए धौलावीरा, R.S. बिष्ट ने, रविंद्र एस बिष्ट ने इसे 1989 से 90 ईस्वी में लूनी नदी के तट पे
खोजा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सहुंद्रो, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज 1931 में सिंधु नदी के तट पे किया था। रंगपुर, माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में मादर नदी के किनारे किया था। तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है आप केवल जान लीजिए। ये 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का अर्थ ये याद कर जाइएगा और लोथल याद कर जाइएगा। मात्र 3, बाकी नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो अभी आपने देखा था कि मोहनजोदड़ो तो है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है। ये हस्तिनापुर, ये तो महाभारत कहाँ से आ गया ये आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो हस्तिनापुर इसका स्थल नहीं है। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो अभी मैंने बताया था कि लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, तो क्या हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो शहरी जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता का शहरी जीवन था, बिल्कुल सही है। विदेशों के साथ व्यापार था, ये भी सही है। सुनियोजित नगर निर्माण था, यानी नालियाँ थी, नगर निर्माण था, ये भी सही है। तो ये तीनों जब सही है तो ये ग्रामीण जीवन कैसे सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये विशेषता नहीं है। देखिए जब ये शहरी जीवन था, शहर ये नगरी था, नगर मतलब शहर होता है, तो फिर ग्रामीण जीवन कैसे होगा, तो ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए आ गया ना प्रश्न, मैंने बोला था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। यह भी प्रश्न आ गया, इसकी भी चर्चा मैंने किया था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अंगा नंबर का ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो अगर आपको ध्यान में है तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले देखिए, संपूर्ण इतिहास। इसके पहले मैं संपूर्ण क्लास 6 का हमारी दुनिया यानी भूगोल कर दिया हूँ MCQ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त किस वेद में है, तो पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद में है। किस में, ऋग्वेद में। तो ये दोनों का आंसर हो गया। चलिए गाए जा सकने वाली वेद तो सामवेद, यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। ठीक है, जादू टोना वाला वेद तो यह यजुर्वेद, और सबसे अंतिम वेद तो अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, या उद्योग था, या कृषि था, या शिल्प था। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, मुझे नहीं पता है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं जाऊंगा इससे कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि या पशुपालन, यही दोनों होना चाहिए। तो आप कमेंट में इसका मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। ये जो इनाम गांव है ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले चैप्टर पे चलते हैं क्योंकि इस चैप्टर का प्रश्न समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। महाजन पदों का वितरण प्राप्त होता है, तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तो देखिए 4 वर्ड का ऑप्शन ये है, तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये भी ट्रिक है। महाजन पदों का वितरण प्राप्त होता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है, तो बिहार में 3 महाजन पद स्थित था। अंग, तो अंग यहाँ पे देखिए बिहार में महाजन पद था। नेक्स्ट है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। तो ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का
1/6वां भाग वो उपज का क्या करता था, टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेता था। तो छठा भाग, कितना भाग, छठा भाग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु की राजधानी थी राजगिरी। कहाँ थे? राजगिरी। बाद में इसका बेटा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। कैसे याद रखिएगा? उदयन, पाटलिपुत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था? मगध, वत्स, कौशल या लिच्छवी? गणराज्य का मतलब होता है स्वतंत्र, तो लिच्छवी जो था वैशाली का, वो गणराज्य था। ठीक है, इस चैप्टर का भी प्रश्न समाप्त होता है। अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। अगले चैप्टर को देख, अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर का जो प्रश्न है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न, महावीर ने कब निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो महावीर ने 438 ईस्वी पूर्व मृत्यु प्राप्त किया। कहाँ? तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी कहाँ है? तो पावापुरी। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी नालंदा में है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर आपका पावापुरी में, यानी यहीं पे महावीर ने निर्वाण लिया था। तो जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ? तो नालंदा जिला। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, देखिए इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा लाइक करने में, तो कम से कम लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो कलिंग युद्ध के बाद विचलित होकर वे बौद्ध धर्म के राह पे चल पड़े। तो यानी कहाँ के शासक थे? तो कलिंग के शासक थे। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो वो महात्मा बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। तो महात्मा बुद्ध के ही बातों को उपदेश उनको प्रभावित किया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था, तो उसे क्या कहा जाता था? पुरोहित या अमात्य या समहर्ता या ग्रामिक? तो अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी शायद ग्रामिक होता था। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर कुछ और होता होगा तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है 60% लगता है कि ये सही होना चाहिए, 40% डाउट में हो, इसलिए स्टार मार्क कर दिया। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? ये तो अभी मैंने बताया, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि किस युद्ध के बाद अशोक का मन विचलित हुआ और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ज़्यादातर मैं कहता हूँ ना कि ट्रिक भी लगाइएगा तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है, छोटे और स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी या वेल्लार? तो छोटे और स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था वेल्लार। संगम कालीन, देखिए नेक्स्ट है, संगम कालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक, वेल्लार। तो देखिए ये इनको वेल्लार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है, संगम कालीन व्यापारिक नगर में कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा पुहार, उड़ैयूर,
तोंडी और कन्याकुमारी। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये मुझे पता नहीं है, आप पता करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कनिष्क था, या पुष्यमित्र शुंग था, या मीनांडर था, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन थे? तो ये मीनांडर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये स्टार मार्क कर लीजिए, आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, मुझे नहीं पता है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, तो इन दोनों प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है सर ये तो गलत है। तो देखिए इतने प्रश्नों में मुझे भी पूरा टोटल का टोटल रिवीजन अगर छोड़ देता हूँ तो एक दो भूल जाता हूँ, तो मिस्टेक हर इंसान से होता है, मुझसे भी हो जाता है। तो मैं जिस पे स्टार मार्क करता हूँ या जो बाई मिस्टेक अगर रॉन्ग हो जाता है तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग ही था शुंग वंश का संस्थापक। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। कि अगला पेज आ गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय का फिगर आ गया है, जहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं। और इसको कुमारगुप्त, किसने इसका निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में। गुप्त वंश का एक राजा कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 5वीं सदी में। और इसे बर्बाद कौन किया था? तो मध्यकाल में कौन? तो बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने इसके दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया, जहाँ पे 14 देशों के लोग आकर के पढ़ते हैं। चलिए देख अगला पेज है, और अगले पेज का प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन गुप्त वंश का राजा था। गुप्त वंश का राजा था। नेक्स्ट, महरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। महरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो उनकी जांच होती थी और सवाल पूछा जाता था। महापंडित होते थे और वो सवाल पूछते थे। आगे देखते हैं प्रश्न को, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो नरसिंह वर्मन, या हर्षवर्धन, या पुलकेशिन द्वितीय। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का क्या है? प्रशस्ति है। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। तो प्रश्न आएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कालिदास। एक प्रश्न यहाँ हो गया, लेकिन यह क्या है? तो यह एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो यह एक नाटक है। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है, तो आपने अभी अभी देखा होगा हाल ही में कुछ दिन पहले कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो वो जो मूर्ति है वो कहाँ रखा गया? तो बार बार न्यूज़ में कहा जा रहा था गर्भगृह। तो क्या कहा जाता है? गर्भगृह। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूज़ देखा कीजिए। आगे देखिए, 10 अवतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो 10 अवतार किस भगवान का था? कछुआ अवतार, कौन कौन अवतार था? तो ये विष्णु की अवतार था, 10 अवतार, तो विष्णु जी की पूजा होती है। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? मतलब जो दिया है इनमें से, तो ये महाभारत की सबसे पहले रचना हुई, और इसे जय संहिता भी कहा जाता है। जय संहिता। इसके रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
इनमें से तमिल साहित्य कौन है? तो शिल्पदीकारम ये तमिल साहित्य है। कौन है? शिल्पदीकारम तमिल साहित्य है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये था आपका आखिरी चैप्टर का प्रश्न और यहीं पे समाप्त होता है क्लास 6 का इतिहास। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, बूस्टर डोज का काम करेगा। साथ ही साथ क्लास 6 के इतिहास के संपूर्ण MCQ जो कि SCERT और SCERT पे आधारित है, SCERT से लिया गया है बिहार पब्लिकेशन से, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो BPSC हो या CTET हो, CTET EVS CTET हो या STET हो या बिहार SSC हो। ठीक है, तो इन सभी से प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो आप इसे देखिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।